सलोनी, चलिए बात करते हैं कि अब अगर ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन आ चुका है यानी कि इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो चुका है तो फिर इसका इफेक्ट कैसे होगा, क्या क्या होगा। तो बस अब प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा और उससे पैसा निकाल के डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसमें डेटर को हेल्प करना होगा। प्रॉपर्टी का जो भी ओनर है, बिजनेस का जो भी ओनर है, उसको कंसेंट देना होगा। उसके बाद कोर्ट के पास अगर जो भी प्रॉपर्टी है डेटर का, उसको डिवाइड करना होगा, डिवीजन करना होगा इक्वली। प्रॉपर्टी जो भी एक्वायर किया गया है रिसीवर के पास डेटर का, उसको डिस्चार्ज होने से पहले ही डिवीजन कर लेना होगा। आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ क्रेडिटर डेटर आप नहीं कुछ कर सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि सीपीसी में मना किया गया है, उसको छोड़ के बाकी चीजों को ही आप बेच सकते हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि कोर्ट अगर अलग से सेल कर रही है तो उसका अलग बात है, लेकिन अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर यानी कि ऐसा क्रेडिटर जो कि कुछ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन विल टेक इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन ऑफ एडजुडिकेशन, यानी कि जिस दिन से पिटिशन डाला गया है और एडजुडिकेशन डिक्लेयर्ड हो गया है उसके बाद से ही ये सारी चीज़ें इफेक्ट में आएंगी, उसके पहले नहीं। पब्लिकेशन होगा यानी कि नाम, एड्रेस, कौन जो पर्सन इंसॉल्वेंट है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे के कब वो एडजुडिकेट हो गया है, क्योंकि ये पेपर में पता होना ज़रूरी है, नहीं तो और फ्रॉड हो सकता है, लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए ऑफिशियल गैजेट में ये पब्लिकली डाला जाता था पहले, और कोर्ट का नाम डाला जाता था कि कहाँ वो एडजुडिकेट हुआ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 31 कहता है प्रोटेक्शन ऑर्डर, यानी कि प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो डेटर अप्लाई कर सकता है आफ्टर एडजुडिकेशन कि हमको अरेस्ट मत करो। डेटर मे अप्लाई टू द कोर्ट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, क्योंकि अब वो इंसॉल्वेंट हो चुका है तो उसको अरेस्ट करने के लिए बात कहा जाएगा ताकि वो भागे नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑर्डर ला के वो अपने आप को जेल में जाने से बचा भी सकता है और वो डिटेंशन से बच भी सकता है। एनी क्रेडिटर इंटाइटल टू अपोज, और यहाँ पे कोई भी क्रेडिटर जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर को पास करने से रोक भी सकता है। चलिए बात करते हैं 32, प्रोटेक्ट पावर टू अरेस्ट आफ्टर एडजुडिकेशन। या तो डेटर जो है वो ये अप्लाई कर देगा प्रोटेक्शन ऑर्डर, या फिर क्रेडिटर का अगर वकील तेज होगा तो वो क्या कर देगा, अप्लाई कर देगा पावर टू अरेस्ट। यानी कि क्रेडिटर या रिसीवर अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कि डेटर को भागना नहीं है या भाग रहा है वो लोकल लिमिट से, या इसको अवॉइड करने के लिए आप ऑब्लिगेशंस को अगर वो नहीं पालन करेगा या कुछ भी ऐसा अगर प्रिजम्पशन होता है कि भाग जाएगा या कुछ भी, तो वो एडजस्ड होने के बाद यानी डिक्लेयर्ड होने के बाद उसको अरेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन डाला जा सकता है। सिक्योरिटी इज नॉट फर्निश्ड इफ ही वॉज रिलीज्ड, अगर वो भागा हुआ था या रिलीज था, नहीं जेल में था, फिर भी वो कोई सिक्योरिटी भी नहीं दे रहा है तो यहाँ पे आप उसको जेल में डाल सकते हैं। वारंट इशू होगा अरेस्ट का, और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ ये जो बंदा है ये सही नहीं है, ये भाग रहा है या अपना ऑब्लिगेशन नहीं फुलफिल करेगा, तो फिर उसको सिविल प्रिजन में यानी कि वही सिविल कोर्ट का सिविल प्रिजन में डाल दिया जाएगा। ये उतना खतरनाक नहीं होता है जैसे कि क्रिमिनल प्रिजन्स होते हैं, तो ये 3 महीने के लिए उसको मैक्सिमम डाला जा सकता है, मैक्सिमम। और डेप्ट प्रोबेबल क्या है, डेप्ट प्रोबेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चंस कि क्या होता है। तो डेप्ट प्रोबेबल का मतलब है, सिंपल भाषा में समझिए, वो सारे डेप्ट्स, वो सारे लाइबिलिटीज जो कि डेटर के ऊपर हैं, लेकिन तभी तक जब तक कि वो डिस्चार्ज नहीं हुआ है। डिस्चार्ज होने के बाद ये डेप्ट प्रोबेबल जो है वो खत्म हो जाता है, उसका वो कोई भी लाइबिलिटी फिर वो जो भी डेटर है उसके ऊपर नहीं रहता है। एनलमेंट ऑफ एडजुडिकेशन यानी कि वही, अगर आपको डिक्लेयर कर चुके हैं कोर्ट की आप इंसॉल्वेंट हैं, तो इसको वो एनल भी कर सकता है, खारिज भी कर सकता है। कब खारिज कर सकता है भाई, जब कोर्ट को ऐसा लगे कि डेटर जो है वो जज नहीं होना चाहिए था, या फिर उसने पूरा पैसे पे कर चुका है, या फिर एप्लीकेशन डाल देगा डेटर या इंटरेस्टेड पर्सन की नहीं मेरा एडजुडिकेशन जो है वो गलत है, आप उसको अनल कीजिए, खारिज कीजिए, तो भी अनल किया जा सकता है। और ये अनल किया जाएगा कोर्ट के राइटिंग के द्वारा। अभी इसका सब प्रोविजन क्या है नहीं है अलग है, बट अब ये पुराना हो चुका है, ये इसका अभी कोई लेना देना नहीं है, बस पढ़ते जाइए। तो अनल किया जा सकता है। कैंसल वन ऑफ कंकरेंट ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन,
अगर मान लीजिए कोर्ट 1 है एक, और वहां कोर्ट 2 में भी सेम ही पर्सन के खिलाफ सेम ही केस चल रहा है, तो ये जो कोर्ट है ये इसको अगर एडजुडिकेट कर चुका है, डिक्लेयर कर चुका है, और कोर्ट सी जो है वो अभी एडजुडिकेट तो नहीं किया था, बट ये जो है ये क्या कर सकता है, कन्वीनियंटली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है प्रॉपर्टी का, क्योंकि प्रॉपर्टी इसी के पास था, कोर्ट 2 के पास था, नियर बाई था। तो क्या होगा, तो C1 जो है यानी कोर्ट 1 जो है वो क्या करेगा, ये खारिज कर देगा, ये एनल कर देगा, ये मतलब खत्म कर देगा अपने कोर्ट से वो केस, और यहाँ जो कोर्ट 2 है वो उसको चलाएगा प्रोसीडिंग्स को, और उसको आगे बढ़ाएगा। समझ में आ गया होगा। प्रोसीडिंग्स ऑन एनलमेंट, अगर एनल हो चुका है, खारिज हो चुका है, तो क्या होगा, तो सारा राइट जो प्रॉपर्टी का है वो किसको आ जाएगा, डेटर को आ जाएगा। जब वो इंसॉल्वेंट ही नहीं है तो फिर उसका क्यों प्रॉपर्टी लेना। उसके बाद ये सारी चीज़ों को भी पब्लिश कर दिया जाएगा ऑफिशियल गजट में, क्योंकि जो पर्सन डेटर है वो अब नहीं रहा इंसॉल्वेंट, तो फिर उसको क्यों बदनाम किया जाए, पब्लिकली पता होना चाहिए कि वो अब नहीं रहा डेटर। तो ये चीज़ भी करना ज़रूरी है, ऑफिशियल गजट में अप्लाई करना, अप्लीकेशन देना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, लास्ट वीडियो होगा जिसमें कि हम लोग पूरा बैंक्रप्सी को खत्म कर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।